So hello everyone, welcome to the daily answer writing discussion. And this is the day 20th, 20वां दिन है ये. And the topic is the population genetics. आपके सिलेबस में दो तरह की जेनेटिक्स के बारे में बताया गया है. दो तरह की आपके सिलेबस में जेनेटिक्स हैं. द फर्स्ट वन इट इज़ द मेंडलियन जेनेटिक्स and the second one it is the population genetics. In the Mendelian genetics आप देखते हो that how variations or how the inheritance of the traits are there in an individual. कि अगर आप इंडिविजुअल में बात करें, इंडिविजुअल में किस तरह से जो ट्रेट्स हैं वो फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू प्रोजनी इनहेरिट होते हैं. इन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स आपके पास जो यूनिट हो जाता है स्टडी का, दिस इज द होल मेंडलियन पॉपुलेशन. वो बड़ी मेंडलियन पॉपुलेशन को हम स्टडी करना शुरू कर देते हैं. यहाँ पे मेंडलियन जेनेटिक्स में जो आपका इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस को दिखाने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप क्रॉसिंग शो कर देते हो. फॉर एग्जांपल लेट्स से होमोजाइगोट डोमिनेंट को आपने क्रॉस किया होमोजाइगोट रिसेसिव के साथ, तो आपके पास हेट्रोजाइगोट्स बन गए. सो यू हैव शोन दिस क्रॉसिंग. तो आप इस तरह से जो पनिट स्क्वायर है उसको आप ड्रॉ करोगे और आप क्रॉसिंग को शो कर दोगे कि सारे के सारे आपके पास जो हैं वो हेट्रोजाइगोट्स बन गए. तो आपका जो पॉइंट होगा, जो मेंडल का पॉइंट होगा कि पीज के पॉपुलेशन में आपके पास अगली जनरेशन में सारे के सारे हेट्रोजाइगोट्स कैसे आ गए, तो आपका जो पॉइंट है, मेंडल का जो पॉइंट है वो प्रूव हो जाएगा थ्रू दिस क्रॉसिंग. तो आपने क्रॉसिंग पेपर के ऊपर करके दिखा दी. इन द केस ऑफ द मेंडलियन इन द केस ऑफ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन में आप किस तरह से शो करते हो दैट देयर इज अ वेरिएबिलिटी. ठीक है कि वेरिएबिलिटी है वहां पे, और आपके पास जो इनहेरिटेंस है वो ट्रेड्स का किस तरह से बदल रहा है. तो उसके लिए आप क्या करते हो, यू यूज मैथमेटिक्स. आप मैथ्स को यूज करते हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को यूज करते हो. अलग अलग जेनेटिक्स जो आपके पास अलग अलग साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को डिवाइस किया है, बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाए हैं. उन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर आप बताते हो कि कैसे वेरिएशंस आ सकती हैं. ठीक है, मैं एक एक करके हर एक वेरिएशन को उठाऊंगा. आपका जो सिलेबस है, प्लीज रीड द सिलेबस केयरफुली. यूपीएससी की सबसे पहली डिमांड यही रहती है, रीडिंग सिलेबस केयरफुली अलॉन्ग विद द पास्ट ईयर क्वेश्चंस और द पास्ट ईयर पेपर्स. पेपर को पढ़िए. जो सबसे पहले आपके पास है वो है हार्डी-वाइनबर्ग लॉ. हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल और हार्डी-वाइनबर्ग लॉ ये क्या कहता है, दैट द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड. अगर इसका क्रक्स निकालें, क्रक्स यही है कि अगर कोई चेंज नहीं आता है, इफ देयर इज नो चेंज, देयर इज नो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल चेंज. एक्सटर्नल चेंजेस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, माइग्रेशन, जीन फ्लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर द एक्सटर्नल चेंजेस. इंटरनल चेंजेस में क्या आता है आपके पास, कंसेंग्यूनिटी, इनब्रीडिंग, सिलेक्शन. दीज आर द इंटरनल चेंजेस. तो अगर आपके पास इंटरनल चेंजेस नहीं आती हैं, एक्सटर्नल चेंजेस नहीं आती हैं, द इक्विलिब्रियम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दे आर मेंटेन्ड. ठीक है, इन द पेरेंट जनरेशन एज वेल एज इन द चिल्ड्रन जनरेशन जो इक्विलिब्रियम होगा वो मेंटेन्ड रहेगा. फिर उसके बाद हम वेरिएशंस को स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं. मजे की बात यह है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर हार्डी-वाइनबर्ग लॉ ये सबको आते हैं और सब प्रॉपरली प्रूव कर देते हैं. ठीक है, बट जो आगे आने वाली वेरिएशंस हैं, जो म्यूटेशन है, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जो इनब्रीडिंग है, जो कंसेंग्यूनिटी है, सिलेक्शन है, इसके लिए आपके पास कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं होता.
So if mathematical formula is important for Hardy-Weinberg, it is also important for the civil rights effect. It is also important for mutation, inbreeding, etc. etc. Okay. So the first is gene flow. जो पहली वेरिएशन है, इट इज जीन फ्लो. जीन फ्लो कब होता है? जब आपके पास माइग्रेशंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं. लेट्स से फ्रॉम पॉपुलेशन इसका नाम रखते हैं P1. लेट्स से फ्रॉम पॉपुलेशन P1 आपके पास पॉपुलेशन P2 को जो माइग्रेशन है वो हो रही है, और माइग्रेशन का जो रेट है दिस इज m. स्मॉल m इज द रेट ऑफ द माइग्रेशन. और माइग्रेशन में जो जीन का फ्लो है, लेट्स से जो P2 पॉपुलेशन है, P2 पॉपुलेशन में सबके पास नैरो नोजेस हैं. ठीक है, नैरो नोजेस का मतलब क्या है? नैरो नोजेस इट इज अ फिनोटाइप. तो इसका मतलब क्या है? इन द कोरस्पॉन्डिंग देयर हेयर जो इनके क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम के एक लोकस के ऊपर जो है वो कोई जीन बैठा होगा A. ये जीन जो A है ये आपके पास जो पतले नाक का करेक्टरिस्टिक तैयार कर रहा होगा. लेकिन जो P1 पॉपुलेशन है, लेट्स से इन सभी के पास ब्रॉडर नोजेस हैं. तो इसका मतलब क्या है कि इसी मेंडल ने यही कहा था ना, आपके पास बाद में भी क्रोमोसोम्स में यही पता चला कि एक लोकस के ऊपर जो जीन्स बैठे होते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स को डिवाइस करते हैं. लेट्स से इसके पास भी जो है वो जीन है A, बट ये जो जीन है ये ब्रॉडर नोज का जीन है. तो धीरे धीरे ये जो ब्रॉडर नोज वाला जीन है वो इसके साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, पतले नोज वाले जीन के साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है. और बी ग्लास और सीसी ली कहते हैं, दिस वॉज गिवन बाय बी ग्लास एंड सीसी ली इन 1953. सो बी ग्लास और सीसी ली ये मान के चलते हैं कि दोनों की जो अडेप्टेशन है टू एनवायरमेंट इट इज सेम. ऑब्वियसली वी ऑल नो एंड दिस ऑल हैव रिटन ऑल्सो कि जीन फ्लो में वही फिनोटाइप काम करता है, वही जीन प्रॉपरली ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट होता है, उसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ती है जो कि प्रॉपरली अडेप्टेड हो इन्वायरमेंट से. लेकिन बी ग्लास और सीसीसी मान लेते हैं कि दोनों की जो अडेप्टेशन है वो सेम है, मोटे नाक की भी और पतले नाक की भी. तो जो एक्सप्रेशन वो देते हैं दैट इज 1 माइनस m होल टू द पावर n, इट इज इक्वल टू Pn P डैश n माइनस P1 ओवर P माइनस P1. ठीक है, सो m इज द रेट ऑफ द माइग्रेशन, Pn इज द फाइनल मिक्सचर. n का मतलब n जनरेशन के बाद जो m माइग्रेशन है वो होती जा रही है. ठीक है, देर आर मैनी जनरेशंस, बहुत जनरेशंस पैदा हुई, 1 2 3 4 5 6 अप टू n. तो nth जनरेशन में जो नाक में फ्रीक्वेंसी होगी, जो नाक की जीन्स की फ्रीक्वेंसी होगी पूरी पॉपुलेशन में, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो पूरी पॉपुलेशन की बात होगी, माइनस P1 ओवर P माइनस P1. ठीक है, P1 इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलिल A, ब्रॉडर नोज वाला जो अंदर से बाहर आ रहा है, सॉरी जो बाहर से अंदर आ रहा है. ठीक है, माइग्रेट हो रहा है जो. देन P जो रिसिपिएंट पॉपुलेशन में है, नोज की फ्रीक्वेंसी. ओके, सो इट विल बिकम, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस m होल टू द पावर n. ये जो नीचे है ये इधर चला जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस P1. ठीक है, ब्रैकेट खुल गई और इधर जाके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस P1 इज इक्वल टू P डैश रेज टू दी पावर n. तो इसका मतलब आपको क्या पता चला, दैट P डैश जो आपके पास फाइनल मिक्सचर होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइग्रेशन. वो माइग्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितनी तेज़ी से आपका माइग्रेशन का रेट होगा उतनी तेज़ी से आपके पास जो है ये होता जाएगा.
ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो मिक्सचर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द माइग्रेशन। ठीक है, सो दिस यू कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर। देन द नेक्स्ट वन, इट इज़ द म्यूटेशन। So what is mutation? So mutation, it is the sudden but small change। एकदम से चेंज होती है लेकिन बहुत छोटी चेंज होती है। इतनी छोटी चेंज होती है म्यूटेशन कि एक जनरेशन में उसका आपको कोई ज़्यादा पता नहीं चलता है। ठीक है, एक जनरेशन में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं लेके आ सकती है, बट इन द सब्सिक्वेंट जनरेशंस इट मे लीड टू सिलेक्शन। ठीक है, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यही तो कहती है कि अलॉन्ग विद नेचुरल सिलेक्शन म्यूटेशन ऑल्सो प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल। म्यूटेशन भी एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, और इसी चीज़ को हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स में अप्रूव करने वाले हैं। लेट्स से P1 इज द जनरेशन 1। ठीक है, लेट्स से आपके पास कोई भी एक एनवायरनमेंट है, उसमें म्यूटेशन होता जा रहा है, और उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं, जो प्रोजेनीज पैदा होती हैं, उसको हम लिखते हैं P1, P2, P3, P4, इस तरह से हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जो है वो आपके पास म्यूटेशन हो रहा है किसी भी एक जीन में। लेट्स से उस जीन की जो पेरेंट्स में उस जीन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी P0। फिर उसके बाद जो आपके पास P1 में आई, इट विल बी, क्योंकि P1 में म्यूटेशन होनी स्टार्ट हो गई है, और जो म्यूटेशन का रेट है दिस इज म्यू। ठीक है, हमने लेट कर लिया, हमने सपोज कर लिया कि जो म्यूटेशन का रेट है इट इज म्यू। ठीक है, तो जो P1 होगा वो क्या होगा, P1 इट विल बी इक्वल टू P0 माइनस P0 म्यू। क्यों? क्योंकि म्यू के रेट से आपके पास क्या है, वो म्यूटेशन हो रही है, और जो बदलाव आएगा वो क्या होगा, P0 म्यू। तो इसका मतलब क्या है कि जो P1 है इट विल बी इक्वल टू P0, जो कि आपके पास इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी, माइनस आपके पास जो बदलाव आया है P0 म्यू। सो P1 इट बिकम्स P0 1 माइनस म्यू। इसी तरह से आपके पास P2 क्या आ जाएगा, P2 विल बी P1 1 माइनस म्यू। यहां पे P1 में इसकी वैल्यू पुट कर दो, P2 विल बी इक्वल टू P0 1 माइनस म्यू स्केयर। Similarly, P3 it will be equal to P0 1 minus mu cube। So अगर आप Pn यहाँ पे लगाएं, it will be equal to P0 1 minus mu raised to the power n। Okay, now since mu की जो अमाउंट है इट इज़ वेरी लो, जो म्यूटेशन एक जनरेशन में होता है, मैंने पहले ही बताया है दैट इट इज सडन बट स्मॉल, बहुत छोटी अमाउंट होती है म्यू की। तो आपके पास सिंस म्यू की जो अमाउंट है वो बहुत छोटी है, तो आप इसको लिख सकते हो Pn इट इज इक्वल टू P0 E रेज टू द पावर म्यू n। ठीक है, बिकॉज म्यू इज वेरी स्मॉल। ठीक है, +1 का चैप्टर याद करो, लॉग। ठीक है, उसमें लॉगरिदम्स में आपको ये फार्मूला करवाया था कि अगर आपके पास बहुत छोटी ये वैल्यू हो एंड इट इज रेज टू द पावर n, सो इट इज इक्वल टू E रेज टू द पावर म्यू n। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपके पास माइनस है, ठीक है, माइनस ये यहाँ पे लग गया। ओके, सो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो आपके पास म्यूटेशंस हैं, वो लॉगरिथमिक स्केल में काम करती हैं, कि इनिशियली जो म्यूटेशंस हैं वो बहुत छोटी होंगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल।
बहुत छोटी छोटी म्यूटेशंस जो हैं वो बड़ी होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाएंगी कि आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो जीनोम का पूरा स्ट्रक्चर है, उसको भी बदल सकती हैं। इसीलिए सिंथेटिक एवोल्यूशन में म्यूटेशन को एक विशेष दर्जा दिया जाता है। सिंथेटिक एवोल्यूशनरीज जो आपके पास हैं, जिनको हम कई बार नियो डार्विन्स भी कह देते हैं, वो म्यूटेशन को एक खास दर्जा देते हैं ड्यू टू दिस लॉगरिथमिक स्केल, कि म्यूटेशंस बहुत धीरे धीरे काम करती हैं, कि पहले ये बहुत छोटे लेवल से शुरू होगी, फिर धीरे धीरे जो इसका ग्राफ है वो एकदम से एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट इज द सिलेक्शन में एक चीज आ जाती है आपके पास, अडेप्टिव सिलेक्शन में एक चीज आपके पास आ जाती है, दैट इज नोन एज द अडेप्टिव फिटनेस और फिटनेस। सिलेक्शन में क्या होता है, दैट लेट से आपके पास दीज आर दी जीन्स, एंड जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है। ठीक है। ए की जो फ्रीक्वेंसी है, दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन द हार्डी वाइनबर्ग, और हार्डी वाइनबर्ग को सभी ने प्रॉपरली लिखा था। ठीक है। ए की जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज पी स्क्वेयर, और जो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है दैट इज हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 2pq, और आपके पास जो होमोजाइगोट रिसेसिव की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज क्यू स्क्वेयर। ठीक है। ये आपके पास इनिशियल फ्रीक्वेंसीज हैं। और जो होमोजाइगोट डोमिनेंट का जो आपके पास फिटनेस है, फिटनेस कोफिशिएंट है, या फिर आपके पास अडेप्टिव वैल्यू है, दैट इज ओमेगा 1। ठीक है। दिस इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज ओमेगा। ओके, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़नी थी चीज़ों को वहाँ पे खोजने के लिए, सो आई जस्ट राइट डब्ल्यू। ठीक है। तो जो यहाँ पे हेट्रोजाइगोट में है दैट इज ओमेगा 2, जो आपके पास होमोजाइगोट रिसेसिव में है दैट इज ओमेगा 3। तो ये आपके पास अडेप्टिव वैल्यूज हैं। एंड देन डेल्टा क्यू मीन्स कि आपके पास एक जनरेशन में कितना फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है। ठीक है। दैट इज नोन एज डेल्टा क्यू, दैट व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आफ्टर वन जनरेशन, एक जनरेशन में कितना फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है। ठीक है। क्योंकि आपके पास जो सिलेक्शन है इट लीड्स इन द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसीज में चेंज आता है। सो इट इज गिवन बाय पी क्यू, पी इज द, ये यहां से देख लेना, दैट पी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, क्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव ए। अगेन क्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी रिसेसिव ए की है, पी जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट ए। ओके। W3 माइनस W2, एंड देन P के साथ है W2 माइनस W1, एंड इट इज ओवर द टोटल फ्रीक्वेंसी आफ्टर सिलेक्शन। एंड जनरली इसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, जो ऊपर वाला एक्सप्रेशंस है डायरेक्शन हमें वही एक्सप्रेशन दे देता है, ऊपर वाली चीज़ें ही दे देती हैं। ओके। नाउ लेट्स से सपोज कि आपके पास जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो नहीं चाहती, जो सिलेक्टिव प्रेशर है दिस इज अगेंस्ट W1। सिलेक्टिव प्रोसेस जो है, जो नेचर है, वो चाहती है कि जो आपके पास W1 है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए। तो W1 को हम मान लेते हैं ज़ीरो। क्यों मान लेते हैं ज़ीरो? क्योंकि हमने ये केस लिया है, ये सोचा है कि जो W1 है उसको ज़ीरो करना है। नेचर ने ये सोचा है कि W1 को, जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, उसको ज़ीरो बना देना है। ठीक है। तो जो आपके पास बाकियों की अडेप्टिव स्ट्रेंथ होगी W2 की और W3 की, दे विल बी हाई, क्योंकि अगर एक चीज़ को, नेचर को एलिमिनेट करना है तो नेचर को दूसरी चीज़ों को बढ़ोतरी देनी होगी, उसको हाई के ऊपर लेके जाना होगा, क्योंकि एक चीज़ को आपने लो पे लेके जाना है।
ठीक है, लेट्स से W2 और W3 इट इज़ इक्वल टू 1। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, पी क्यू और दिस इज W3 माइनस W2, W3 माइनस W2 इट इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, P W2 इज 1, सॉरी इट इज 0 माइनस 1, ठीक है, ओवर द टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब है इट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, सो द डिनोमिनेटर इट इज पॉजिटिव। ओके, ये जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा 0। सो अल्टीमेटली जो आपके पास चीज आती है दैट इज पी स्केयर क्यू, पी इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दिस होल इट इज पॉजिटिव। लेकिन इसके साथ क्या लग गया -1 एंड इट इज ऑफ नेगेटिव एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन वन जनरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास प्रेशर आता भी है डोमिनेंट का, कि डोमिनेंट को ख़त्म करना है, जो डोमिनेंट होमोजाइगोट्स हैं उसको ख़त्म करना है थ्रू नेचर ऑल्सो, तो एक बार प्रेशर पड़ेगा आफ्टर द फर्स्ट जनरेशन, सिंस यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है वो नेगेटिव में आया है, आफ्टर द फर्स्ट जनरेशन वो प्रेशर खुद ब खुद डिक्रीज होता जाएगा। ओके, प्रेशर नो डाउट, ये जेनेटिक्स में भी हम मानते हैं कि प्रेशर जो है वो नेचर डालती है। लेट से प्रेशर नेचर ने डाला, बट आफ्टर द फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन के बाद प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, जो स्पीड है उसको बाहर निकालने की, उसको एलिमिनेट करने की, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। एंड इट कैन नॉट बी जीरो, ये जो है ये जीरो नहीं हो सकता। होमोजाइगोट्स दे विल बी ऑलवेज देयर, ठीक है, होमोजाइगोट डोमिनेंट ऑल्सो रिसेसिव ऑल्सो। डोमिनेंट वाला तो हमने ये केस देख लिया, अब हम देखते हैं रिसेसिव वाला केस। रिसेसिव वाले केस में आप W3 को 0 कर दीजिए, बाकियों को 1 1 कर दीजिए, उसमें भी आपके पास यही केस आएगा। ठीक है, ट्राई इट। यहाँ पे करने बैठूंगा फिर से टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ना ही आपके पास रिसेसिव 0 हो सकते हैं होमोजाइगोट्स, और ना ही आपके पास डोमिनेंट होमोजाइगोट्स 0 हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नीदर होमोजाइगोट्स नॉट हेट्रोजाइगोट्स विल बी एलिमिनेटेड, एवरीथिंग विल बी देयर। तो जब आपके पास एक बार प्रेशर पड़ेगा देन देयर विल बी अ सिलेक्शन, तब सिलेक्शन होगा ईदर डायरेक्शनल और बैलेंस्ड। बट जब आपके पास प्रेशर आपका उठ जाएगा तो आपके पास वापस से जो होमोजाइगोट्स हैं, हेट्रोजाइगोट्स हैं, वो उसी तरह से बैलेंस जो है वो मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देन यू हैव जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट, दिस इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, सो इट रिप्रेजेंट्स जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ये जो डेल्टा और डेल्टा क्यू है, इट रिप्रेजेंट्स जेनेटिक ड्रिफ्ट। द होल स्क्वायर ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इट इज इक्वल टू क्यू, सॉरी क्यू 1 माइनस क्यू ओवर 2NE। इट मीन्स जो आपके पास नंबर ऑफ पीपल हैं। सो आपके पास जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो आपके पास पॉपुलेशन है जो कि ब्रीड कर रही है आपस में। तो जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो खतरा है वो उतना कम हो जाता है। ओके, चलिए, देन यू हैव इनब्रीडिंग। सो इनब्रीडिंग में आपके कितनी जो है वो होमोजाइगोट्स पैदा होंगे, इट इज गिवन बाय द इनब्रीडिंग कोफिशिएंट, एंड इनब्रीडिंग कोफिशिएंट इट इज इक्वल टू सिग्मा 1 over 2 raised to the power n, and the sigma it is equal to 1 to the x.
ठीक है। एंड एन का मतलब क्या है कि आपके जो जीनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, कि आप इनब्रीडिंग का मतलब क्या है कि रिश्तेदारी में शादी हो रही है। ठीक है, देसी भाषा में अगर आप इनब्रीडिंग का मतलब निकालो, इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, आपकी रिश्तेदारी में ही आपकी शादी हो रही है। तो रिश्तेदारी में कितने लोग हैं, रिश्तेदारी के बीच में कितने लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से योर सिस्टर और आपके बीच में कितने लोग हैं, आपके मदर और आपके फादर। ठीक है, 2 लोग हैं। ठीक है, कज़न सिस्टर में आपके पास और लोग ज़्यादा आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड कज़न, थर्ड कज़न, फोर्थ कज़न, फिफ्थ कज़न, जो एन की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, सो इनब्रीडिंग कॉफिशिएंट इट इज़ एफ। और जो आपके पास इनब्रीडिंग कॉफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा उतने ही आपके पास होमोजाइगोसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें ये पता होता है कि इनब्रीडिंग पहली बार हो रही है। अगर पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग ऑलरेडी एग्जिस्टेड है सो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, दैट इनब्रीडिंग कोफिशिएंट इट इज़ इक्वल टू सिग्मा 1/2 n। एन का मतलब है कितने लोग हैं जीनोलॉजिकल ऑर्डर में बिटवीन द पीपल हु आर मैरिंग ईच अदर, बिटवीन द पीपल हु आर इनब्रीडिंग। ठीक है, इंटू 1 प्लस एफ ए का मतलब द इनब्रीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द एंसेस्टर, आपके माता और पिता का इनब्रीडिंग कोफिशिएंट, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, इट ब्रिंग आउट द इनब्रीडिंग कोफिशिएंट दैट यू आर हैविंग। जितना आपके पास इनब्रीडिंग कोफिशिएंट ज़्यादा होगा उतनी आप में होमोजाइगोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, हेट्रोजाइगोसिटी कम होती जाएगी। देन यू हैव द जेनेटिक लोड। जेनेटिक लोड किससे ज़्यादा बढ़ता है आपके पास, इट इज़ फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट ऑल्सो, बट प्राइमरीली हेयर वी आर कंसर्न्ड अबाउट इनब्रीडिंग। हम यहाँ पे इनब्रीडिंग के साथ कंसर्न्ड हैं। जेनेटिक लोड में इनब्रीडिंग का सबसे ज़्यादा फैक्टर होता है। एंड जेनेटिक लोड से आपके पास कुछ जेनेटिक इफ़ेक्ट्स आते हैं, कुछ आपके पास इफ़ेक्ट्स आते हैं लाइक मॉर्बिडिटी। ठीक है, मॉर्टिलिटी, तो मॉर्बिडिटी हो जाती है, मॉर्टिलिटी हो जाती है, जेनेटिक डिसीजेस बढ़ जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज प्रस्यूमेबल इफेक्ट्स, इन इफेक्ट्स को आप एस के साथ डिनोट करते हो। यू डिनोट दीज इफेक्ट्स बाय एस, एंड एस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए प्लस बी इंटू एफ। एफ इज अगेन द इनब्रीडिंग कोफिशिएंट, ये आपके पास इनब्रीडिंग कोफिशिएंट होता है। एंड ए एंड बी दे आर टू कॉन्स्टेंट्स, ये आपके पास 2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं। सो एस जो है इट इज अगेन लॉगरिथमिक, ये फिर से लॉगरिथमिक बन गया, यानी कि पहले इनब्रीडिंग के ज़्यादा इफेक्ट्स आपको नहीं दिखाई देंगे। धीरे धीरे अगर नेचुरल सिलेक्शन प्ले में नहीं आ रहा है, ठीक है, हम हर एक चीज़ को इंडिपेंडेंटली स्टडी कर रहे हैं। जब हम एक चीज़ को स्टडी करते हैं तब हम सपोज कर लेते हैं दैट देयर इज नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, सो इफ देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन, देयर इज नो जेनेटिक फ्लो, देयर इज नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, देन व्हाट हैपन्स दैट द डिलीटेरियस इफेक्ट्स, जो आपके पास बुरे इफेक्ट्स हैं इन ब्रीडिंग के, दे आर ऑन दी लॉगरिथमिक स्केल, वो लॉगरिथमिक स्केल्स के ऊपर इंक्रीज करते हैं। देन यू हैव द कंसेंग्यूइन मैरिजेस। इन ब्रीडिंग में क्या है, द यूनिट इट इज द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आपका पूरा यूनिट होता है, तो वहां पे आप 2 raised to the power n लेते हो बिकॉज देयर आर मैनी पीपल इन द पॉपुलेशन। बट इन द कंसेंग्यूइन मैरिजेस द यूनिट इज योर ब्लड, आपकी फैमिली ही आपका यूनिट बन जाती है। ठीक है, सो डोलबर्ग ने इसके ऊपर काम किया था। ठीक है, इनका काम खासीज में भी हुआ है डोलबर्ग का। सो डोलबर्ग ने काम किया है कंसेंग्यूइन मैरिजेस के ऊपर। सो कंसेंग्यूइन मैरिजेस
द रेट ऑफ कंसेंग्यूनिव मैरिज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड इट इज इक्वल टू बी माइनस 1 ओवर n ओवर 2। ठीक है, n इज द रेट ऑफ ये है आपके पास साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन कि टोटल पॉपुलेशन का साइज क्या है जो कि इनब्रीड कर रही है। एंड बी इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो कि एक फैमिली में है। ओके, तो सी का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन इंप्लाइज कि अगर आपका जो पॉपुलेशन है वो छोटा होता है, अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो आपके पास नंबर ऑफ पीपल है वो छोटा है, साइज छोटा है पॉपुलेशन का, देर इज मच प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी हैविंग कंसेंग्यूइन मैरिजेस। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस बी नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द कपल। ठीक है, बी इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन that are produced by that particular family or that particular couple, they will be added in the total population, उनका भी एडिशन होगा टोटल पॉपुलेशन में। सो जैसे जैसे आपके जो पॉपुलेशन साइज बढ़ता है वैसे वैसे आपके पास जो है कंसेंग्यूनिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती रहती है, वो कम होती रहती है। ठीक है, सो कंसेंग्यूनिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ पॉपुलेशन। सो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है। ओके, सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में कोई दिक्कत आए, कोई चीज़ ना समझ आए, सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई टू एड्रेस द क्वेरी, मैं क्वेरी को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।